नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा स्पेशल में। किस आईपीओ में पैसे लगाएं। आज इसलिए हमने इस शो को बनाया क्योंकि एक साथ 5 आईपीओ खुल गए हैं। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, और तमाम निवेशकों को इंतज़ार रहता है, ऑफ़र में निवेश करने का मौका रहता है कि आप जब कंपनी अपने मार्केट में आ रही तो उस समय आप उसमें निवेश कर सकते हैं। तो कंपनी का ऑफ़र प्राइस है, उस प्राइस पे आपको मौका मिलता है। तो किसमें लगाएं किसमें न लगाएं, ये एक दुविधा बहुत रहती है क्योंकि एक साथ 5 आईपीओ आ गए हैं। तो अब उसमें कुछ बहुत बड़े ग्रुप की कंपनीज़ हैं, कुछ लोकल कंपनीज़ हैं, कुछ अलग अलग सेक्टर की कंपनीज़ हैं, एक उसमें सरकारी कंपनीज़ भी है। तो इस दुविधा को दूर करने के लिए हमने सोचा कि बाज़ार के 4 दिग्गजों से बात की जाए और उनकी राय ली जाए कि उनको क्या लगता है किस आईपीओ में पैसे लगाने चाहिए। लगाएंगे तो सिर्फ लिस्टिंग गेन होगा या लॉन्ग टर्म के लिए भी इसमें रुका जा सकता है, क्या लिस्टिंग के बाद भी निवेश किया जा सकता है। मान लीजिए नहीं मिला, इतने ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आजकल हो रहे हैं कि लॉटरी है, मतलब किस्मत चमकी तो मिला, नहीं तो नहीं मिला। नहीं मिला तो क्या बाद में लिया जा सकता है, ये भी एक सवाल लोगों के मन में होता है। एक और बड़ा सवाल है कि ये 5 आईपीओ एक साथ आ गए हैं, अगर ये एक एक करके थोड़े इंटरवल में आते तो शायद हर एक में आपके पास मौका होता किस्मत आजमाने का। अभी मान लीजिए मेरे पास पैसे कम है, सिर्फ 15,000 रुपये ही है, तो मैं किसी एक में ही अपनी लक को ट्राई कर सकता हूँ। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि अगर गैप में आते तो और अच्छा होता। लेकिन खैर, अब जो सिचुएशन है उसी को हमें एनालाइज करना है और उसमें हमको राय लेनी है। बातचीत करेंगे हम उन 5 आईपीओज़ की जिसमें टॉप क्लास का आईपीओ नंबर 1 पे है टाटा टेक्नोलॉजीज़। टाटा ग्रुप का आईपीओ है, 20 साल बाद उस ग्रुप से कोई आईपीओ आ रहा है। कंपनी क्या करती है, इसमें पैसे लगाएं कि न लगाएं। फिर एक गंधार ऑयल रिफाइनरी है, उसमें भी हम जानकारी करेंगे। फेडरल फाइनेंशियल सर्विसेज यानी फेडरल बैंक की जो एनबीएफसी है वो लिस्ट होने के लिए आई है। फ्लेयर राइटिंग पेन बनाने वाली कंपनी, देश की सबसे बड़ी कंपनी 18% मार्केट शेयर के साथ। और इरेडा जो ग्रीन एनर्जी की फाइनेंसिंग एनबीएफसी कंपनी है, उस पर अभी आईपीओ आया है। तो इन सारी कंपनियों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान, मैं आपको इनसे परिचय कराता हूँ। हमारे साथ हैं गौरांग शाह जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज की। गौरांग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सनी अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, डीवीपी डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च एसबीआई सिक्योरिटीज़ के। सनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीबीसी आवाज़ अड्डा में। आज आप पहली बार आ रहे हैं। आस्था जैन मैम है, हेम सिक्योरिटीज़ की रिसर्च एनालिस्ट हैं। और साथ ही शर्मिला जोशी जी, shamilajoshi.com की। शर्मिला मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो 5 आईपीओ हम लोगों को एनालाइज करने हैं नेक्स्ट 50-55 मिनट्स के अंदर। तो सबसे पहले मैं ख्याल में टाटा टेक्नोलॉजीज़ लिया जाए, इसकी सबसे ज़्यादा चर्चा है, टाटा ग्रुप का है, क्या करती कंपनी, और इस पे बहुत सारे लोग अपनी राय भी दे रहे हैं। गौरांग सर, आपसे शुरू करते हैं। टाटा टेक्नोलॉजीज़ सब्सक्राइब या अवॉइड, पहले तो ये बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए नीरज भाई आपका, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो आईपीओ नोट द्वारा टाटा टेक्नोलॉजीज में लंबी अवधि की समय सीमा से सब्सक्राइब यानी कि इशू में हिस्सा लेने की राय है हमारी। और हमारा अनुमान और आकलन ये कहता है कि पहले तो जो मूल्यांकन है 475 से लेकर के 500 के बीच में फ्लोर प्राइस, वो बहुत ही आकर्षक है। एक 2 दशक के बाद यानी कि 20 साल बाद टीसीएस के पश्चात ये पहली टाटा समूह की कंपनी जो आईपीओ लेकर के आ रही है। हालांकि इस आईपीओ को लेकर के बाजार को काफी समय से इंतजार था और मूल्यांकन को लेकर के अनुमान ये था कि थोड़ा ऊपर की तरफ होगा, लेकिन 475 और 500 के बीच में मेरे ख्याल से निवेशकों के लिए बहुत सारा कुछ रख दिया है टेबल पर कंपनी ने, अगर नजरिया लंबी अवधि का है तो। ये कंपनी ईवी सेगमेंट में जो सॉफ्टवेयर होती है वो बनाने का कामकाज करती है, टेलर मेड प्रोडक्ट्स बनाती है, बाकी अन्य सब प्रोडक्ट्स बनाती है और सर्विसेज और प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है। तो निवेश की राय है लंबी अवधि के लिए आईपीओ में। डिज़ाइन से लेकर के प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट तक, ER&D, इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सेगमेंट है। इसको मान लिया जाए जो गौरांग सर की, ये ना तो टाटा एलेक्सी है, ना ये केपीआईटी है, ना ये टीसीएस है। इन सब तीनों को मिला लीजिए, कुछ और जोड़ लीजिए तो वो है ये, ऐसा है क्या? ये मिश्रण है, आप सही फरमा रहे हैं नीरज भाई। और आज मैं देख रहा था कहीं पर तुलना हो रही थी मूल्यांकन को लेकर के, तो आई थिंक इसकी तुलना आप केपीआईटी टेक, टाटा एलेक्सी आपने बताया,
L&T टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियां हम्म, हैं, उससे तुलना होती है। हम्म। और बाकी जो कंपनियां हैं, लिस्टेड एंटिटीज जो मूल्यांकन है, उससे ये कंपनी निचले स्तर पर है। सबसे कम मल्टीपल्स अगर आप देखें तो इसका है करीबन 32 या 33x होगा टाटा टेक्नोलॉजीज का। तो इस वजह से भी आप देखें तो एक मिश्रण है अलग अलग कारोबार का। तो प्योर एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन आप नहीं कर सकते। कंपैरिजन एप्पल टू एप्पल नहीं कर सकते, इनका बिजनेस डिफरेंट है। खास तौर पे ऑटो में काम करते हैं, ऑटो यानी कार की डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं, फिर एकदम फाइनल सॉल्यूशन भी आपको उसका देते हैं डेवलपमेंट तक के लिए। सनी अग्रवाल जी, ये आपको अच्छा लगता है टाटा टेक्नोलॉजीज? और अच्छा लगता है तो क्यों अच्छा लगता है? या डेफिनेटली हमें भी ये कंपनी काफी अच्छी लगती है। काफी अच्छा बिजनेस मॉडल है। गौरांग जी ने ऑलरेडी बिजनेस मॉडल डिस्कस कर लिया है। अगर मैं इंडस्ट्री की बात करता हूँ तो ग्लोबली 1.8 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, जो कि 9 से 10% से ग्रो हो रही है। हालांकि जो इंडियन ER&D कंपनीज हैं उनके लिए जो अपॉर्चुनिटी है, इंडस्ट्री साइज है तकरीबन 25 बिलियन डॉलर की, और ये जो इंडियन कंपनीज के लिए जो अपॉर्चुनिटी है ये 14 से 18% की है, जिस तरह से RHP में जो डेटा दिया है। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि जितने भी ER&D कंपनीज हैं, APIT, LTTS, जो भी कंपनीज है, उनमें अगर आप देखेंगे कि Q2 के नतीजों में भी कहीं ना कहीं ER&D कंपनीज ने जो अपनी ग्रोथ की गाइडेंस दी है वो इंडस्ट्री से हटके दी है। ग्रोथ का काफी अच्छा नंबर दिया है, और इसी का एक बेनिफिट टाटा टेक्नोलॉजीज में मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखने मिलेगा। डेफिनेटली सब्सक्राइब रेटिंग है हमारी, लिस्टिंग गेन के एंगल से भी, और एट द सेम टाइम लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए। क्या सनी भाई, इसको लिस्टिंग में मान लीजिए लॉटरी नहीं लगी, उसके बाद भी लिया जा सकता है? या अगर लिस्टिंग में नहीं लगता है और समझो स्टॉक यहाँ से 50 से 100% ऊपर खुलता है, हाँ। तो मुझे लगता है कि फिर एक काइंड ऑफ फेयर वैल्यू के आसपास ये ट्रेड करने लगेगा। फिर ग्रेजुअली इसे एक्यूमुलेट कीजिए, डे वन पे ही लेने की जरूरत नहीं है। यूजुअली स्टॉक लिस्टिंग के बाद 1 महीने बाद थोड़ा डाउन ट्रेंडिंग मोड में आता है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग भी देखी जाती है। और उसी के चलते अगर आपका फिर लंबा इन्वेस्टमेंट का होराइजन है तो ग्रेजुअली एक्यूमुलेट कीजिए। फिर एक बार लिस्ट होने के बाद जब 50 से 100% ऊपर लिस्ट हो जाती है, तो मुझे लगता है कि भाई ग्रेजुअली इसमें 15 से 18% की ग्रोथ स्टोरी का जो एंगल है वो रह जाता है, और उतना ही रिटर्न शेयर होल्डर को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिलेगा, जो कि काफी अच्छा रिटर्न है फ्रॉम कंपनी लाइक टाटा टेक्नोलॉजीज। ओके, तो दूसरी राय आई टाटा टेक्नोलॉजीज में सनी अग्रवाल की ओर से कि इसको लेना चाहिए। अगर लिस्टिंग के बाद बहुत ज़्यादा प्रीमियम पे लिस्ट हो तो थोड़ा थोड़ा करके लीजिए, क्योंकि स्टोरी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। शर्मिला मैम, आपको ये लगती है बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरी है? बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है कि दो तीन चीजें हैं। एक तो सब्सक्राइब की ही रेटिंग रहेगी, और स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि मुझे लगता है कि एक तो उनका कैप्टिव, क्योंकि उनका बिजनेस लार्जली अभी ऑटोमोटिव्स में है। और अगर आप टाटा मोटर्स का फुटप्रिंट देखें, नॉट जस्ट डोमेस्टिकली लेकिन इंटरनेशनली भी, जिस तरह से उन्होंने बात की है कि जैगवार लैंड रोवर में भी वो ईवीज में जाएंगे एक्सेट्रा। और मुझे लगता है और एक बड़ा रीजन उनका लिस्टिंग के लिए ये भी हो सकता है कि वो सिर्फ ऑटोमोटिव, वो जो उनका अभी बड़ा बिजनेस है वो तो रहेगा ही, लेकिन वो बाकी वर्टिकल्स में भी ग्रो करने की कोशिश करेंगे, जैसे डिफेंस है, एरोस्पेस है एक्सेट्रा। तो उनको फिर अब एक अपनी लिस्टिंग और अपनी आइडेंटिटी की जरूरत है, और इसलिए ये IPO आ रहा है इतने सालों के बाद। सो आई थिंक बहुत कंपेलिंग रीजन है इसमें सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत सारे रीजन है इसको सब्सक्राइब करने के लिए। आस्था जी, आपको क्यों पसंद है, अगर पसंद है तो? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब की रेटिंग है, लिस्टिंग गेन के लिए लगाना है तो भी लगाइए, लॉन्ग टर्म में रखना है तो भी लगाइए। टाटा टेक्नोलॉजीज के IPO में पसंद आता है। सबसे पहले तो मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अभी के टाइम पे वैल्यूएशन को देती हूँ, क्योंकि नीरज जी जो भी लास्ट हम IPOs देख रहे हैं सब में वैल्यूएशन को लेके ही हमेशा सबसे बड़ा कंसर्न आता है। तो वैल्यूएशन इन्होंने रीजनेबल किए हैं। दूसरी तरफ टाटा समूह की कंपनी है, तो ये ब्रांड नेम बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी कोई कंपनी अपना IPO लेके आती है, ब्रांड की भी एक वैल्यू होती है जो उसे मिलती है, तो वहां पे भी ये कंपनी एकदम सही साबित होती है। तीसरी तरफ मार्की क्लाइंट्स हैं इनके पास, क्योंकि बिल्कुल देखा जाए तो टाटा मोटर्स और जैगवार जो कि इनके एंकर क्लाइंट हैं वो तो हैं, उसके अलावा भी इनके वर्ल्ड के अदर ऑटोमोटिव क्लाइंट्स हैं। और इसी वजह से मुझे लगता है कि जैसे जैसे कि ये डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, धीरे धीरे डाइवर्सिफाई होंगे, दूसरे भी क्लाइंट्स
धीरे धीरे तूल पकड़ेंगे, तो वो भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और मेरे को लगता है कि क्योंकि एजुकेशन स्पेस में भी है ये, क्योंकि वहां पे भी बहुत ज्यादा जरूरत है स्किल करना, इक्विप करना इंजीनियर्स को, और उससे भी रिलेटेड ये काम करते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कंपनी के लिए। तो पसंद आता है, अच्छा ब्रांड है, बढ़िया समूह की कंपनी है, वैल्यूएशन डिसेंट की है, टेबल पे छोड़ा है, तो लिस्टिंग गेन तो मिलने की उम्मीद है, और पोर्टफोलियो में भी रह गया तो भी लॉन्ग टर्म में भी रिटर्न देके जाएगा। लिस्टिंग के बाद अगर नहीं, देखिए इसमें क्या ना, किस्मत वाली बात है। देखिए 200 गुना 300 गुना भी पता नहीं कितने गुना ये सब्सक्राइब होगा, और किस्मत का ताला पता नहीं खुले कि नहीं खुले। तो लिस्टिंग के बाद अगर ले तो किस वैल्यूएशन पे ले, मतलब 500 से 800 हो गया तो भी ले सकते हैं क्या, 1000 रुपये हो गया तो भी ले सकते हैं क्या? देखिए, जहां तक हमारा एक कयास है, ये हम श्योर तो कोई भी नहीं होता, क्योंकि मार्केट का मूड भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब लिस्टिंग होने जाती है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल 300 रुपए ऊपर इसकी लिस्टिंग होनी चाहिए। तो 800 से 850 के आसपास अगर लिस्टिंग होने की हम एक उम्मीद लगा रहे हैं, मैं फिर से बोल रही हूँ, कोई जरूरी नहीं है, मार्केट के मूड पे भी डिपेंडेंट होता है, इसका सही आकलन कोई नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये वहां तक लिस्ट होता है तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत वहां पे एक्यूमुलेट करना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो हम मान के चल रहे हैं, जिस तरह से कंपनी परफॉर्म करेगी आने वाले सालों में, इसकी वैल्यूएशन और भी बढ़ती हुई नजर आएगी, जो माइट भी डबल हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यहाँ पे नजरिया साल भर का रहेगा। तो अगर 800 के आसपास ये लिस्टिंग डे के दिन मिलता है तो भी मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत जरूर इसमें एक्यूमुलेट किया जा सकता है। उन लोगों के लिए ये राय है जिनको की अलॉटमेंट नहीं आते, और मेरे हिसाब से मेजोरिटी आजकल वैसी ही रहती है, अलॉटमेंट मुश्किल से लगते हैं, क्योंकि सब्सक्रिप्शन फिगर्स बहुत हैवी हैं। आज पहला दिन, और नीरज जी आज ही आप देखिए क्या सब्सक्रिप्शन फिगर्स निकल के आ रहे हैं, तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा कि तीसरे दिन ये बहुत अच्छा खासा ओवर सब्सक्राइब होगा। ये शो करने का मकसद मैम यही है कि मुझे पता था कि ये सब सब्सक्रिप्शन इसी तरीके से आने हैं, और बहुत सारे लोगों के मन में यही सवाल है कि लिस्टिंग के बाद भी लिया जा सकता है क्या। ये तो खैर बेसिक थी, अभी थोड़ा इसको डिटेल में और समझते हैं, क्योंकि इशू बहुत हाइप्ड है। गौरांग सर, ये ग्रुप से इनका करीब 34-35% रेवेन्यू आता है, और 75% रेवेन्यू सिर्फ ऑटो सेगमेंट से आता है, इंक्लूडिंग टॉप 10 वर्ल्ड कंपनीज। तो डाइवर्सिफिकेशन उतना ज़्यादा नहीं जितना कि रादर मैं कहूँ टाटा एलेक्सी में ज़्यादा है, उसमें तो बहुत सारे बिजनेस वो करते हैं। क्या ये इसको रिस्क के लिए देखा जाए, या इसको और स्पेशलाइज्ड माना जाए कि ये तो और अच्छी बात है कि आप सिर्फ ऑटो पे फोकस है? देखिए, जहां तक मेरे पास जानकारी है, आने वाले समय में संभव है कि थोड़ा बहुत डाइवर्सिफिकेशन की सोचेंगे, लेकिन जो मौजूदा परिस्थिति और कारोबार है उसके ऊपर थोड़ी बातचीत करते हैं नीरज। तो सरकार के तरफ से और माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी से भी टिप्पणी कई बार आई है कि हमारा जो देश है भारतवर्ष, इस हमारे देश भारत को एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात की है, और ऑटो क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम उठाने की बात चल रही है, और आने वाले समय में और भी कुछ नीतियों में बदलाव होगा। आज के तारीख में ज्यादातर जितनी भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, वो भारत में आ चुकी है या फिर संभव है आने वाले समय में। अब मिसाल के तौर पर हम टेस्ला को लेकर के भी कुछ बातें सुन रहे हैं, नीतियों में किस तरीके से बदलाव किया जा रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर वास्तविकता में एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाता है हमारा भारत देश ऑटो सेक्टर के लिए या फिर ऑटो क्षेत्र के लिए, तो टाटा टेक्नोलॉजीज जैसी जो कंपनियां हैं, उनकी एक अहम भूमिका होगी इस वास्तविकता में परिवर्तन करने के लिए। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये बहुत बड़ा नेगेटिव है कि एक कारोबार जो है उस पर ज्यादातर निर्भर है। ये भी देखना चाहिए कि मैनेजमेंट ने जरूरत पड़ी तो और डाइवर्सिफिकेशन भी करेंगे, और ये मेरे ख्याल से ज्यादा मुश्किल काम नहीं होगा टाटा टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियों के लिए। इंटरेस्टिंग। सनी, ये बताइए कि बाजार में ना दो तरह से चीज़ों को देखता है। एक तो वो उन कंपनीज को बहुत अच्छे वैल्यूएशन देता है जो बिल्कुल फोकस्ड एक बिजनेस करते हैं, लेकिन आजकल चलन में ये है कि एक एग्जांपल के लिए सिर्फ एक डिक्सन मॉडल भी आ गया कि कुछ भी बनवा लो मेरे यहाँ, मैं तो बनाने के लिए बैठा हूँ, फ़ोन बनवाओ, टीवी बनवाओ, कार बनवाओ, ये जो भी बनाओ। क्या टाटा टेक्नोलॉजीज भविष्य में उसी तरफ जाती हुई दिख रही है कि वो एक कंप्लीट डिज़ाइन टू प्रोडक्ट, D2C, हाँ ये सही शब्द है, इसको बनाए कि ये वाली कंपनी बनने की तरफ जाएगी कि आप कुछ भी लेके आइए, बताइए कॉन्सेप्ट मैं बना दूंगा और डेवलपमेंट प्रोडक्ट भी आपका हो जाएगा। और ब्लड लाइन इनकी टाटा की है,
तो उसमें कोई शक शुबा है नहीं कि जानदार कंपनी होगी। क्या ये है इसका भविष्य? या डेफिनेटली हमने हिस्टोरिकली देखा ही है कि जितना भी बड़े बिजनेसेस हैं उनकी जो एक्सपर्टीज है वो कहीं ना कहीं जब दूसरे सेगमेंट पे पैरेलल सेगमेंट में डाइवर्सिफाई करते हैं तो उसमें उनकी एक्सपर्टीज यूज की जाती है। हालांकि अभी जो मेजोरिटी बिजनेस है टाटा टेक्नोलॉजीज का ऑटो सेगमेंट से आ रहा है तकरीबन 70%। और जब हम आईपीओ मीट भी अटेंड कर रहे थे तो मैनेजमेंट ने एक रिसेंटली इन्होंने एजुकेशन फील्ड में भी एंटर किए, हालांकि उसमें मार्जिन अभी कम है, लो मार्जिन बिजनेस है। एरोस्पेस डिफेंस की बात कर रही है कंपनी। ऑब्वियसली जहाँ भी जहाँ नया न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का कंसेप्ट होता है, जहाँ कंसेप्चुलाइजेशन होता है प्रोडक्ट का टू द लॉन्च, जिसमें एक लंबा साइकिल होता है, उसमें डेफिनेटली जो भी कंपनीज की अपनी एक्सपर्टीज होती है वो कहीं ना कहीं यूज होगी। और बट इट विल टेक थोड़ा समय लगेगा ग्रेजुअली डाइवर्सिफिकेशन होने में। जब जो नया सेगमेंट है उसका जो कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल कंपनी में आने में ऑब्वियसली ग्रेजुअली समय लगता है। बट मुझे लगता है कि कंपनी में अगर कैपेबिलिटी है ऑटो एरोस्पेस डिफेंस को केटर करने की तो डेफिनेटली ये वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स सेक्टर्स हैं, और ये जो एक्सपर्टीज है डेफिनेटली दूसरे सेक्टर में भी कहीं ना कहीं कंपनी आगे जाके यूज करेगी। शर्मिला मैम, क्या इस स्टॉक को लेकर 10 साल तक रुका जा सकता है? Yes, I think so, because I think कि दो तीन वजह है जो मुझे to support this. एक तो आप देखिए कि जैसे कि आप पहले डिस्कशन में कह रहे थे कि 20 साल के बाद टाटा टाटा की तरफ से, उनकी मैनेजमेंट की तरफ से एक नया आईपीओ आया है। तो ये जो उनको वैल्यूएशन मिल रहा है और ये जो एक्साइटमेंट है, दैट इज ऑल्सो बिकॉज कि टाटा का कितना एक वेल एस्टेब्लिश्ड नाम है इन द इंडियन स्टॉक मार्केट, और कितनी अच्छी दिग्गज कंपनीज है उनकी जो अभी भी ट्रेड हो रही है। तो दिस इज नॉट अ फर्स्ट टाइम प्रमोटर, क्योंकि वो डर रहता है रिटेल को खास करके आईपीओ के समय में कि ये कौन है लोग, क्या ये खरे उतरेंगे। तो ये इस तरह की डाउट्स कम रहेंगी क्योंकि इनके पीछे टाटा का नाम है। दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे लोग आजकल, क्योंकि इतने आईपीओ आ रहे हैं, दे बाय स्टॉक्स फॉर लिस्टिंग गेन्स, और वो लिस्टिंग गेन्स का जो गेम रहता है ना, उसको 2-3 महीना लगता है टू सॉर्ट ऑफ फिजल आउट, क्योंकि लोग देखते हैं कि कहाँ पे लिस्ट हो रहा है, कितना ऊपर जाएगा एक्सेट्रा। उसके बाद आई थिंक रियली हमको एक अच्छा स्टॉक प्राइस रियलाइजेशन होता है, और तब तक कंपनी से भी आपको क्वार्टरली नंबर्स और क्या उनके प्लान है ये सब चीजें समझना चालू होता है। तो आई थिंक कि आज की तारीख में ऑफकोर्स मैं ये नहीं कहूंगी कि आप स्टॉक लेके रखिए और उसको रिविजिट नहीं करिए, आप डेफिनेटली देखते रहिए कि किस तरह से चीजें हो रही है। लेकिन यस, आई थिंक दैट दिस इज वन ऑफ दो स्टॉक जो आप ले सकते हैं विद अ 10 ईयर होराइजन। ओके, तो ये एक पोर्टफोलियो शेयर हो सकता है आपके लिए, अगर आपकी किस्मत से आपको मिल गया आईपीओ में। तो अगर नहीं मिला तो जैसे लोग कहते हैं ना कि लिस्टिंग के दिन कूद के लेना है, ऐसा नहीं करना है, धीरे धीरे लेना है और अपने कंफर्ट के हिसाब से लीजिए, और इसको आप रख सकते हैं, बीच बीच में रिविजिट करते रहिए। लेकिन ये एक ऐसा स्टॉक है जो आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। बहुत दिनों बाद एक ऐसा कुछ आईपीओ आया है जिसके बारे में इस तरह की एक कंसेंसस राय निकल के आ रही है। तो ये राय हुई टाटा टेक्नोलॉजीज़ पे कि इसको सब्सक्राइब करना है। लिस्टिंग गेन तो होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा, और अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। अगर दोबारा लेना चाहते हैं, मतलब लिस्टिंग के बाद नहीं मिला है, तो धीरे धीरे करके इसको ले सकते हैं। तो ये हुई टाटा टेक्नोलॉजीज़ पे राय। सारे हमारे एक्सपर्ट इस पर सहमत है, सब्सक्राइब करना चाहिए। इससे पहले कि हम अगले शेयर में जाएँ जिसका नाम है इरेडा, एक अभी प्लेट आपने देखी जिसका नाम है मल्टी बैगर कैसे चुने। ये एक शो हम करने वाले हैं इसी फ्राइडे को 7:57 पर। इसमें आपको स्टॉक नहीं बताएंगे, लेकिन मल्टी बैगर स्टॉक चुने कैसे, क्या पैरामीटर उसमें लगाएं, ये हम आपको उस दिन सिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट जुटेंगे और वो आपको बताएंगे कि एक मल्टी बैगर स्टॉक कैसे लिया जाए, कैसे ढूंढा जाए। ये शो जरूर देखिएगा। अब आते हैं इरेडा पे। इरेडा क्या करती है? अच्छा जी, इरेडा क्या करती काम, कौन ये, मतलब इस कंपनी का मुझे इतना पता है कि सरकारी कंपनी है, ये क्या करती, क्या है, ये क्यों लेना चाहिए और लेना चाहिए कि नहीं? आस्था मैम। जी बिल्कुल, देखिए इरेडा की हम बात करें, सरकारी कंपनी है और प्योर प्ले ग्रीन फाइनेंसिंग जो एनबीएफसी है। अब ये ग्रीन फाइनेंसिंग क्या होता है, आरबीआई ने अपनी डायरेक्टिव्स में दिया है कि ऐसे प्रोजेक्ट और ऐसी एक्टिविटीज को जहां फाइनेंस किया जाता है जो कि क्लाइमेट रिस्क को मिटिगेट करते हैं, तो उसे ग्रीन फाइनेंस की टर्म में डाला गया है। तो इनका काम भी यही है, ये पूरा रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स रहते हैं उन्हीं को फाइनेंस करते हैं। इनफैक्ट मोर देन 75% इनका जो पोर्टफोलियो
पोर्टफोलियो है वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ही रुख करता है। तो उस तरह की ये अपने आप में एकमात्र कंपनी हम कह सकते हैं, क्योंकि और भी सरकारी कंपनियां हैं जो इस तरह के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती हैं, जैसे कि REC, PFC, लेकिन इतना बड़ा और एकमात्र इसी में फाइनेंसिंग वाली ये एक अपने आप में एक ये कंपनी है। कंपनी का बैकग्राउंड बहुत पुराना है, सरकारी कंपनी है, 36 साल से ये कंपनी इसी बिजनेस में है। और देखा जाए तो लास्ट 3 सालों में नीरज जी जो ग्रोथ इसने दिखाई है वो बहुत जबरदस्त है। और CAGR जो ग्रोथ है वो इनकी जो आई है वो 30% से भी ज्यादा है, जो हमने लास्ट 3 सालों में देखी है। क्योंकि अब हम सब जानते हैं सरकार का पूरा फोकस इसी क्षेत्र पे है। इनफैक्ट इंडिया का तो सपना है 2030 तक 500 गीगावाट एनर्जी की तरफ जाने का, और मुझे लगता है कि उसमें काफी बड़ा जो एक फायदा होगा वो इस कंपनी को होगा जो कि फाइनेंसिंग करती है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को। तो बढ़िया कंपनी लगती है। और वापस से मैं आना चाहूंगी मूल्यांकन पे, क्योंकि मूल्यांकन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी कंपनी के IPO की अच्छी लिस्टिंग होने में, डिसाइड होने में। मूल्यांकन अच्छा है, 1.09 प्राइस टू बुक पे ये आ रहे हैं। हमेशा जो NBFC फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, बैंकिंग कंपनी होती है, उनको उनकी बुक वैल्यू पे आंकलन किया जाता है। तो उसमें भी ये बढ़िया मूल्यांकन पे आ रही है जो कि 1.09 है। जबकि जो इसके कंपेटिटर्स हैं जो कि REC और PFC हम मान सकते हैं, उनके मूल्यांकन थोड़े ज्यादा हैं, 1.4 के आसपास हैं। तो मूल्यांकन वाइज भी ये अच्छी प्राइस लगती है। और एक सबसे बड़ी बात है कि रिटेल का इंटरेस्ट कहाँ आता है, छोटी टिकट के जो इश्यू साइज है वहाँ रिटेलर्स का इंटरेस्ट बहुत आता है, क्योंकि एक साइकोलॉजी ये चलती है कि ये तो सस्ता है, 30 रुपए 32 रुपए मतलब सस्ता है। चाहे से वैल्यूएशन के पैरामीटर्स जो हम देखते हैं वो इतना नहीं देखेंगे, लेकिन वो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी डालता है। तो मुझे लगता है कि बढ़िया IPO है, सब्सक्राइब कीजिए, लिस्टिंग गेन के लिए भी करिए, और अगर लॉन्ग टर्म में पोर्टफोलियो में रखना हो तो भी इरेडा में सब्सक्राइब करने की रेटिंग हमारी तरफ से। ओके गौरांग सर, REC भी है, PFC भी है, और इसके जो CMD साहब हैं वो REC में भी काम कर चुके हैं, BHEL में भी काम कर चुके हैं, ITDC में काम, और सब जगह उन्होंने फाइनेंस ही देखा है। उसके बाद अब ये स्वतंत्र रूप से इसको 2020 से मैनेज कर रहे हैं। क्या एक प्योर प्ले अगर आपको लेना है, वो भी इस तरह की कंपनी फाइनेंसिंग जिसमें कि REC भी फाइनेंस करती है, जिसमें PFC भी फाइनेंस करती है, उसकी तुलना में ये वाला इरेडा जो है ज़्यादा एक बेटर प्ले है, और इसको भी आप सब्सक्राइब की सलाह देंगे और लंबे समय के लिए रखें क्या? तो नीरज भाई देखिए, मैनेजमेंट कितना अनुभवी है कारोबार को आगे लेके जाने के लिए, सकारात्मक रूप से कारोबार को बढ़ाने के लिए रणनीति, और सरकारी कंपनी। तो पहले तो अगर हमारा भारत देश नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने की इच्छा रखता है और वहां पर पहुंचने की काबिलियत रखता है, तो वो कहाँ से आएगी? वो आएगी सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग। और अगर सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है तो इसके लिए क्या जरूरी पड़ेगी? सबसे ज्यादा एक तो नकदी, लिक्विडिटी जिसे हम कहते हैं, और दूसरी ऊर्जा, एनर्जी। तो जाहिर है आपको आने वाले 3, 4, 5 सालों में या फिर 10 सालों में आपकी ऊर्जा उत्पादन की जो क्षमता है वो बढ़ानी पड़ेगी। उसके साथ-साथ सरकार ने ये भी घोषणा किया है कि हमारे जो कार्बन फुटप्रिंट्स है उसको भी कम करना है। तो निर्भरता जो आपकी ऊर्जा उत्पादन करने की होगी, वो ज्यादातर क्लीन और ग्रीन एनर्जी, यानी कि सूर्य से पैदा होने वाली सूर्य ऊर्जा, और वायु से उत्पादन होने वाली विंड एनर्जी। हाइड्रो भी कुछ अदाकारी निभाएगी उसमें। तो इतनी बड़ी क्षमता अगर आप खड़ी करने वाले हैं, तो जाहिर है आपको ऐसी सक्षम इंस्टीट्यूशंस की जरूरत पड़ेगी जो सहायता कर सके इस प्रकार की ऊर्जा उत्पादन की क्षमता खड़ा करने के लिए। तो REC, PFC अपने जगह पर है, और उन्होंने साबित भी किया है पिछले 3-4 महीनों में। अगर आप रुझान देखें दोनों ही स्टॉक का, तो काफी बेहतर परफॉर्म किया। और IREDA मुझे लग रहा है कि एक सक्षम कंपनी है, और हमारी कंपनी जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से IPO नोट द्वारा लंबी अवधि के लिए यहाँ पर सब्सक्राइब करने की राय है। यहाँ पे राय है, दो राय मिल चुकी हैं इरेडा में, सब्सक्राइब की और लंबी अवधि के लिए भी। सनी, ये जो सेक्टर है ग्रीन एनर्जी फाइनेंस का, तो ये कंपनी ज़्यादातर प्राइवेट फाइनेंसिंग में है। पोर्टफोलियो का करीब 77% तक ये लोग प्राइवेट फाइनेंसिंग में हैं।
कंपनी के मैनेजमेंट को ये बहुत विश्वास है कि यहाँ से जाते हुए जो बहुत बड़ी ग्रोथ आने वाली है इस सेगमेंट में, उसमें ये सबसे बड़े पार्टिसिपेंट के तौर पे होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का भी पुश है और ये तो खुद लगे हुए हैं इसमें। क्या आपको लगता है कि ये सेक्टर वाकई इतना होगा? मैं ये क्वेश्चन इसलिए राइडर के साथ रख रहा हूँ कि साथ के साथ फॉसिल फ्यूल की जो पूरी दुनिया है उसमें भी उतनी ज़ोर से सरकार दबाव लगा रही है। जैसे आप देखिए एनटीपीसी ने जो अपना अगले 10 साल का विज़न डॉक्यूमेंट डाल रखा है, उसमें गजब के पावर प्लांट उन्होंने एनहांस किए हैं। तो एक तरफ थर्मल पावर में भी उतना ही फोकस है, एनटीपीसी के बड़े बड़े लंबे लंबे प्लान्स हैं, कोल इंडिया को आप देखिए वैसे ही प्लान्स हो रहे हैं। तो दोनों स्टोरी साथ साथ चलेंगी और ये स्टॉक भी उसमें भी चलेगा क्या? या डेफिनेटली नीरज जी, अगर इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो होना है तो और जिस तरह से हम पिछले एक साल में भी देख रहे हैं कि पावर का जो डिमांड सप्लाई इक्वेशन है वो कहीं ना कहीं डेफिसिट की ओर जाते दिख रहा है। और उसी के चलते गवर्नमेंट की जो एक पहल है कि जो पावर की जो कैपेसिटी है, जितनी भी अभी कंट्री में पावर की यूनिट लगे हैं, पहले तो बंद पड़े हुए यूनिट्स को ऑपरेशनल कर लें। तो पावर की जो डिमांड है डेफिनेटली बढ़ती रहेगी। ग्रोइंग इकोनॉमी है, वेदर इट इज फ्रॉम इंडस्ट्री साइड या नॉर्मल जो प्राइवेट कंजम्पशन होता है उसके साइड से भी अगर हम देखें तो डिमांड बढ़ेगी। और जो गवर्नमेंट का विजन डॉक्यूमेंट है ऑन दोनों साइड काफी रोबस्ट है। अगर हम रिन्यूएबल की भी बात करें तो वहां भी एक अगर ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करना है तो उसके चलते सोलर, विंड और हाइड्रोजन तीनों में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का एक स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी एडिशन का एक विजन डॉक्यूमेंट है। एट द सेम टाइम क्या होता है कि जो नई इंडस्ट्री होती है, सनराइज इंडस्ट्री होती है, जैसे सोलर, रिन्यूएबल, ग्रीन हाइड्रोजन जो कि टोटली नई टेक्नोलॉजी है, उन्हें कभी कभी आने में समय लगता है। तो उसकी जो कमी है, उसकी जो भरपाई है वो जो कि एग्जिस्टिंग वेल एस्टेब्लिश टेक्नोलॉजीज है, जैसे थर्मल पावर हो गया या फॉर दैट मैटर न्यूक्लियर पावर कैन बी वन ऑफ द इमर्जिंग रिक्वायरमेंट। की न्यूक्लियर पावर जो है काफी फास्ट पावर की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सकता है। तो मुझे लगता है कि दोनों बैलेंस करके चलेंगे, बोथ फॉसिल फ्यूल एज वेल एज नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी की जो क्षमता है ग्रेजुअली इकोनॉमी में बढ़ते हुए दिखेगी हमें। सनी, एक सवाल और कि क्या लिस्टिंग में मान लीजिए थोड़ा गेन पे लिस्ट हुआ फिर भी लेना चाहिए? नीरज जी, एक मैं क्षमा चाहूंगा, मैं इस पे व्यू नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मुझे अभी अभी ध्यान है कि इसमें एसबीआई कैपिटल मार्केट एक मर्चेंट बैंकर है। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। तो नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो एक जनरल व्यू है कि है। गौरांग सर, ये सवाल आपसे है फिर कि मान लीजिए ये 10-15-20% के प्रीमियम पे लिस्ट हुआ, स्टिल बाई है क्या लॉन्ग टर्म के लिए? नीरज भाई, हमेशा मैं एक राय देता हूँ कि जल्दबाजी, उतावलापन और छलांग लगा करके काम मत कीजिए शेयर बाजार। हाँ, सूझबूझ समझ के साथ कामकाज कीजिए। ओके, खरीदिए लेकिन पूरी ताकत लगा करके मत खरीदिए। हाँ, थोड़ी बहुत पूंजी अपने पास बचा करके रखे। मैं ये सिर्फ IREDA के लिए नहीं कह रहा, मैं टाटा टेक्नोलॉजीज के लिए भी कहूंगा हाँ, कि लिस्टिंग होने के बाद छलांग लगा करके, कल का दिन नहीं है, आज का ही दिन है हाँ, खरीदने के लिए, ऐसा नहीं है। कल तो मिलेगा नहीं है। शांति रखें। वो नहीं सोचना चाहिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अच्छा, एक सवाल इससे जुड़ा और ले लें, इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव का है, फिर हम लोग दूसरे शेयर पे चलेंगे। आस्था शिमला जी, चाहे तो आप भी जवाब दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इसमें राय दें अपनी सब्सक्राइबर लिए, अगर आपका कवरेज नहीं है तो। जैसे इन्होंने अपने लिए एक दायरा बना लिया कि मैं सिर्फ ग्रीन एनर्जी को फाइनेंस करूंगा, उससे जुड़ी हुई जो भी चीज़ें होंगी, एनर्जी एफिशिएंसी को भी कर सकते हैं, स्मार्ट मीटर को भी कर सकते हैं, लद्दाख से अगर हाई टेंशन वायर के थ्रू ग्रीन एनर्जी आ रही तो हम उसकी फाइनेंसिंग कर सकते हैं। लेकिन REC ने अपना दायरा एकदम खोल दिया। मुझे लगता है कुछ दिन बाद वो कंज्यूमर फाइनेंस भी करने लगेंगे। इस तरह से जो अपने दायरे लोग बढ़ा रहे हैं उसमें बड़ा कंपटीशन बढ़ेगा इस सेगमेंट में। शिमला जी। हाँ बिल्कुल, और ये तो बात है ही। लेकिन क्या चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि आपकी पावर रिक्वायरमेंट क्या है। और क्योंकि हम इस स्टेज में है कि आपको और ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, स्पेशली एज यू गेट मोर एंड मोर इनटू मैन्युफैक्चरिंग। तो ये भी कुछ खराब चीज नहीं है कि कोई कंपनी अपना फोकस ग्रीन एनर्जी में ही रखे। तो मुझे नहीं लगता कि इस वजह से आपको सोचना चाहिए कि उनकी उनका बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा या उनकी ग्रोथ नहीं रहेगी, क्योंकि ये डर तो रहेगा कि आप ओवर डाइवर्सिफाई नहीं करें अपने आप को। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन में भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि यू कैन प्ले इट बोथ वेज। तो मुझे नहीं लगता है कि इस वजह से आपको IREDA में या REC में नेगेटिव होना चाहिए। दोनों कंपनी, वेदर इट इज REC, PSC और इवन IREDA,
आई एम एक्चुअली पॉजिटिव ऑन ऑल थ्री। मेरा सिर्फ सब्सक्राइब मैंने IREDA में नहीं किया क्योंकि एक साथ 4 इश्यूज खुले हैं और रिटेल के पास लिमिटेड पैसा रहता है, सो आई पिक्ड एंड चूज 2 ऑफ देम, बट अदरवाइज यू नो इट इज अ इशू दैट आई लाइक। और मेरे हिसाब से इस तरह की कंपनी की और इस तरह का ऑब्जेक्टिव कंपनी का हो, इसकी बहुत जरूरत है। शर्मिला जी ने आपने दुखती रग में हाथ रख दिया है। हमने शुरू में अपनी ओपनिंग में कहा था कि ये 5 इशू आ गए और मेरे पास सिर्फ 15,000 रुपये। मैं समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। अगर गैप में लेके आते तो मैं सब में किस्मत आजमाता। अभी तो क्या एक में आजमा सकता हूँ मैं, या तो मुझे मिनिमम 75,000 रुपये अपने पास रखने पड़े, है ही नहीं। अब लोन लेके तो लगाएंगे नहीं हम। तो खैर ये राय है इरेना में। वैल्यूएशन कंफर्ट है और फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है, इसलिए इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं अगर आपको किस्मत से मिल जाए, और नहीं मिलता है तो फिर थोड़ा ठंडा होने पर लेना चाहिए। तीसरा एक और इसी सेगमेंट पे ले लेते हैं पहले, फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज। ये फेडरल बैंक से कार्व आउट होकर कंपनी है, इसको भी मार्केट अभी समझ रहा है, धीरे धीरे इसमें भी आएगा। क्या इसमें पैसे लगाना चाहिए सनी भाई, पैसे लगाना चाहिए फेडरल बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज में? मेरे हिसाब से फेडरल बैंक का जो इशू आ रहा है वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से फेयरली वैल्यूड है। तो अगर मैं लिस्टिंग गेन की बात करूं तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई लिस्टिंग गेन की जगह है। हालांकि एक फास्ट ग्रोइंग एनबीएफसी है, तो किसी का लंबे समय का नजरिया है इन्वेस्टमेंट का, तो वो डेफिनेटली देख सकता है। बट लिस्टिंग गेन मुझे इसमें थोड़ा मुश्किल लगता है, या काफी म्यूटेड लिस्टिंग गेन हमें इसमें देखने मिलेगा। अगर मैं वैल्यूएशन की बात करता हूँ तो तकरीबन 2.5 टाइम प्राइस टू बुक पे कंपनी अपना इशू लेके आ रही है, with an ROA of 2.3%, ROE मोटा मोटी 15-16%। तो मुझे लगता है कि काफी दूसरे एनबीएफसी भी अवेलेबल हैं, जैसे मन्नापुरम हो गया, मुथूट हो गया, जो कि काइंड ऑफ एक सिक्योर्ड लेंडिंग करते हैं, वो इससे चीपर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन कहीं ना कहीं लिस्टिंग गेन के पर्सपेक्टिव से फेवरेबल नहीं है। हालांकि लॉन्ग टर्म के लिहाज से डेफिनेटली फास्ट ग्रोइंग एनबीएफसी है। एट द सेम टाइम इन्हें लो कॉस्ट फंडिंग का एडवांटेज है फेडरल बैंक से, तो इनका जो निम है वो बरकरार रहेगा, आगे जाके थोड़ा बेटर रहेगा कंपेयर टू अदर एनबीएफसी, नॉन बैंक सपोर्टेड एनबीएफसी। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से देख सकते हैं, बट लिस्टिंग गेन मुझे मुश्किल लग रही है। लिस्टिंग गेन मुश्किल है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हैं। आस्था जी, आप किसके लिए देखेंगे इसको? देखिए, मैं लॉन्ग टर्म सब्सक्राइब की रेटिंग दे रही हूँ। लिस्टिंग गेन की उम्मीद से ना लगाएं, लेकिन लॉन्ग टर्म की उम्मीद हो तो लगाएं, या फिर चाहे तो अगर बाद में मिलता है लिस्टिंग के बाद तो लगाएं। लॉन्ग टर्म की सब्सक्राइब की रेटिंग सिर्फ एक ही आधार पे है कि मूल्यांकन थोड़ा सा ज्यादा लगता है, या फिर बिल्कुल इन्होंने फेयरली प्राइस कर दिया है, क्योंकि जो 3.18 टाइम ऑफ प्राइस टू बुक मल्टीपल पे आ रहा है, और ये भी मैं पोस्ट इशू जो बुक वैल्यू क्रिएट होगी उसकी बात करती हूँ, तो वो एक मुझे लगता है फुली प्राइस है। लेकिन इनके पास एक सबसे बड़ा जो सॉलिड पॉइंट है कि फेडरल बैंक इनका उसकी सब्सिडियरी है, इनका प्रमोटर है, तो स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है। दूसरी तरफ कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है इनकी बहुत लोएस्ट है। अगर मैं बाकी एनबीएफसी से इनको कंपेयर करूं, चाहे से उसमें एसबीएफसी फाइनेंस आए कि 5 स्टार बिजनेस या फिर एप्टिस वैल्यू, तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इनकी काफी लो है। और एक चीज जो काफी बढ़िया इसके फेवर में जा रही है वो कि इन्होंने ब्रांच एक्सपेंशन बहुत अच्छा किया है। अगर मैं लास्ट 3 सालों में देखूं तो 2021 में 359 ब्रांचेस थे, 2022 में वो बढ़ के सीधा 515 से हुआ। माफ करिएगा अगर फिगर में थोड़ा इधर उधर हुआ, लेकिन मोटा मोटी यही फिगर्स रहने चाहिए। और उसके बाद 2023 में 569 570 की ब्रांचेस इनकी हो गई। अब ये जो पूरा एक्सपेंशन कर चुके हैं, तो मुझे लगता है आगे जाते हुए ऑपरेटिंग लिवरेज का इनको फायदा होगा, क्योंकि एक्सपेंशन सब हो चुका है और अब ये जो ब्रांचेस इन्होंने खोल दी हैं या ग्रोथ ड्राइवर्स बनेगी। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये इशू में सब्सक्राइब की रेटिंग है। अगर नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो लगाइए, लिस्टिंग गेन की गारंटी इसमें नहीं। शर्मिला जी, लिस्टिंग गेन की गारंटी दिलवाइए इसमें फेडरल बैंक में। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट अप्रिशिएट कि आस्था जिस तरह से हर इशू के बारे में समझा रही है ना, बहुत बढ़िया लगता है उनको सुनने में। और उनकी जो क्लैरिटी है ना कि लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म, उतनी क्लैरिटी फ्रैंकली मेरी है नहीं, क्योंकि वो ग्रे मार्केट प्रीमियम वगैरह में ट्रैक नहीं करती। लेकिन जो उन्होंने बेसिक बात की फेडरल बैंक के बारे में, उस वजह से मेरी सब्सक्राइब इसमें राय है, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह का उनका पेरेंटेज है, जिस तरह का बिजनेस वो कर रहे हैं फिलहाल, और जिस तरह की मुझे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स दिखती है वो बिजनेस में, यस आई थिंक बहुत कंपेटिटिव बिजनेस है और बहुत अच्छे लोग ऑलरेडी इस बिजनेस में है। लेकिन क्योंकि उनका जिस तरह का बैकिंग उनको फेडरल बैंक से मिलेगा, और जिस तरह का उन्होंने ऑलरेडी एक्सपेंशन किया है, और जिस तरह की ग्रोथ हम इस पूरे सेक्टर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उस वजह से एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेरी एक सब्सक्राइब की राय रहेगी।
तो तीनों एक्सपर्ट हमारे कह रहे हैं कि इसमें लिस्टिंग गेन के चक्कर में मत पड़िएगा। अगर आपका लॉन्ग टर्म नज़रिया है तो फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज में आप सब्सक्रिप्शन के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। क्विक व्यू, गौरांग सर, आपका ओवरऑल एनबीएफसी सेक्टर आपको कैसा लगता है? इसमें बहुत सारी रिपोर्ट हैं कि जो ये सेगमेंट है ना, ये बहुत बड़े तेज़ी से ग्रो होने वाला है। तो आपको अच्छा लगता है, इस सेक्टर आपको अच्छा लगता है क्या? अच्छा तो लगता है, लेकिन पिछले हफ्ते गवर्नर साहब ने धमकी दी है। जोर का झटका धीरे से दिया है। आज भी दिया है सर। तो ये मैं इनफैक्ट कंपनी के बारे में मैंने देखा पढ़ा है, कवरेज नहीं इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा नीरज भाई, लेकिन हमारे ही चैनल सीएनबीसी आवाज पर आज मैं मैनेजमेंट को सुन रहा था और आस्था जी ने अभी जिस प्रकार से कर्मचारियों की संख्या बढ़ी है, ब्रांच की संख्या बढ़ी है, उसके कारण जो एक्सपेंडिचर है वो थोड़ा बहुत ऊपर के तरफ था। एक्सपेंशन प्लान मेरे ख्याल से मोटा मोटी जो भी था करना वो हो चुका है, धीरे धीरे थोड़ा बहुत एक्सपेंशन और होगा। और जिस सेगमेंट को ये केटर कर रहे हैं वो मेरे ख्याल से बहुत ही रोमांचक है, देखने लायक ये होगा, क्योंकि ये प्रश्न मैनेजमेंट को भी पूछा गया था हमारे ही चैनल सीएनबीसी आवाज पर कि आप रिस्क मिटिगेट कैसे करेंगे और एनपीएस को कैसे नियंत्रण में रखेंगे। ये एक पहलू है जहां पर नजर रखनी होगी, अन्यथा कंपनी का कारोबार मूल्यांकन काफी अच्छा है। ओके, परफेक्ट। तो इसमें भी है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए। इसमें जो मैंने रीड किया कि इनका जो गोल्ड लोन तो पूरा है 30% के आसपास बैठता है पोर्टफोलियो में, लेकिन 95% बुक का जो ब्रेकअप है ना, वो समझना बड़ा मुश्किल काम है। इन्होंने किसको किसको लोन बांट रखे हैं। तो अब चूंकि इस सेगमेंट में इसी तरीके के लोन दिए ही जाते हैं, तो वो थोड़ा सा बहुत विशेषज्ञ लोगों से ही समझना चाहिए इसको, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये भी एक अच्छी स्टोरी हो सकती है फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज में। तो 3 हमने कवर कर लिए हैं। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद 2 और स्टॉक, एक फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज, पेन बनाने वाली कंपनी, पियरे कार्डिन का आपने नाम सुना होगा, वो इन्हीं का पेन है, और एक है गंधार ऑयल रिफाइनरीज जो इंडस्ट्रियल ऑयल, वाइट ऑयल के सेगमेंट में काम करती है। इस पर लेंगे एक ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस खास चर्चा में, जहां हम बातचीत कर रहे हैं कि कौन से आईपीओ में पैसे लगाएं। 5 आईपीओ खुले हुए हैं, बड़ा कन्फ्यूज़न है, तो उसको दूर करने की कोशिश करें। 3 पे हमने बात करी है, टाटा टेक्नोलॉजीज़ पे हमने बात की है, हमने इरेडा पे बात की है, और हमने फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज पे बात की है। अब हम 2 पे बात करेंगे, फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज़ और गंधार ऑयल। फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज़, फ्लेयर के 4 ब्रांड के नाम से पेन आते हैं। आस्था जी को बहुत पसंद है ये, पियरे कार्डिन का पेन भी ये बनाते हैं। 700 वैरायटी के पेन बनाते हैं ये, ऐसा इन्होंने मेरे को बताया, आज मैंने इंटरव्यू किया था इनका। क्यों पसंद है आपको इतना ये, आस्था जी? देखिए, पसंद आता है क्योंकि सबसे पहले तो कंपनी की प्रेजेंस 45 इयर्स से ये पेन बना रहे हैं, तो बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड, जिसे हमेशा एक अच्छा मूल्यांकन मिल जाता है, वो है। दूसरा, ब्रांड बढ़िया है। फ्लेयर का जो ब्रांड है वो शायद इनका 9% मार्केट शेयर रहेगा। मार्केट शेयर बहुत बढ़िया है। और जैसा कि मैं तीनों आईपीओ के लिए बोल रही थी, मूल्यांकन भी जरूरी होता है, तो रीजनेबली प्राइस्ड कहेंगे। 25 के पी मल्टीपल पे आ रहा है। अब रीजनेबली प्राइस वैसे तो नहीं साउंड होता है, लेकिन अगर मैं इनको इनके कंपेटिटर्स से कंपेयर करूं, जिसमें कि लिंक आ गया, सेलो आ गया, तो उस हिसाब से कोकोयो कैमलिन आ गया, तो ये रीजनेबली प्राइस लगता है। तो बढ़िया हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड, बढ़िया ब्रांड नेम, और एक और चीज, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो वो भी पूरे कंपेटिटर्स से सबसे ज्यादा है। 19% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एंजॉय करते हैं 2023 में। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में भी कंपेटिटर्स से आगे हैं, वैल्यूएशन भी कंपेटिटर्स के हिसाब से ठीक ठाक करी है, ब्रांड बढ़िया है, प्रेजेंस अच्छी है, तो बिल्कुल सब्सक्राइब की रेटिंग है, लगाना चाहिए। लिस्टिंग गेन एंड लॉन्ग टर्म, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखिए 2 तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट रिटेल क्लाइंट से जब डील करते हैं तो सीधा सवाल होता है लिस्टिंग गेन मिलेगा कि नहीं। तो एक कैटेगरी वो पूरी सिर्फ लिस्टिंग गेन पे ही फोकस करती है, और एक दूसरी कैटेगरी होती है जो कि पोर्टफोलियो में भी रखते हैं, लॉन्ग टर्म में भी रखते हैं। इसीलिए मैंने दोनों कैटेगरी के इन्वेस्टर्स को यहाँ पे एड्रेस किया है, और दोनों कैटेगरी के इन्वेस्टर्स इसमें लगा सकते हैं। दोनों लगा सकते हैं, लिस्टिंग गेन वाले भी और लंबे समय वाले भी। सनी, बड़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है, पढ़ने में लगती है। 11 फैक्ट्री इनकी, पेन बनाते हैं।
मैंने पूछा भाई ये यार इतनी फैक्ट्री तो मतलब बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग होती है, 11 फैक्ट्री देश भर में और 200 करोड़ पेन बनाते हैं ये साल भर में। गौरांग सर सुन रहे हैं आप, 200 करोड़ पेन, जिसमें तुमने कहा बेचते कितने, बोला 140 करोड़ बेच लेते हैं हम और 20% तो अमेरिका में भेज देते हैं। इस तरह की एक पेन कंपनी है। लिंक से कंपेयर करिए तो सस्ता है, सेलो का अगर, वो तो बहुत सारे बिजनेस है, उसमें से अगर पेन वाला कारोबार कर लिए तो उससे सस्ता है। तो पूरी स्टेशनरी की एक दुकान है ये। सनी जी कैसा लगता है आपको और क्या राय बन रही है आपकी, लंबे समय के लिए रखा जाए इसको जो ले? या डेफिनेटली कंज्यूमर स्टोरी है और एक मार्केट लीडर मिल रहा है अपने हमें आईपीओ के थ्रू। आस्था जी ने ऑलरेडी बिजनेस के जो पॉजिटिव पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। इसमें बस एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जिसमें तकरीबन 7,700 डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर है और 3,15,000 होलसेलर और रिटेलर हैं। तो एट द सेम टाइम इनके जो प्रोडक्ट है अक्रॉस द प्राइस पॉइंट अवेलेबल हैं। जिस तरह से हमने उनके जो 4 ब्रांड देखे हैं वो मास मार्केट से लेके जो मिड प्रीमियम और प्रीमियम सेगमेंट सभी कैटेगरी को केटर करते हैं। और एट द सेम टाइम रिसेंटली जो कंपनी जो आईपीओ के थ्रू फंड मोबिलाइज करेगी, वो जो पैसा जो कैपेसिटी एक्सपेंशन में जाएगा, मुझे लगता है कि ये जो कैपेसिटी एक्सपेंशन का प्रोग्राम है इनका 12 से 18 महीने में पूरा होगा। और इसी के चलते इनकी जो पेन बनाने की जो कैपेसिटी है, मुझे लगता है कि 200 करोड़ से बढ़ करके 232 CR हो जाएगी। तो एक कहीं ना कहीं मैनेजमेंट भी कॉन्फिडेंट है। और एट द सेम टाइम अगर हम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करें तो अभी तकरीबन 76-77% है, जो कि एक इफेक्टिव कैपेसिटी है। क्योंकि पेन मैन्युफैक्चरिंग में कहीं ना कहीं थोड़ा डाउन टाइम भी होता है, आप अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हो, तो कैपेसिटी भी फुल्ली यूटिलाइज है। और जैसे जैसे एक्सपेंशन आएगा हमें कंपनी में ग्रोथ भी देखने मिलेगी। तो हालांकि FY24 पे तकरीबन 25 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे मिल रहा है। बट अगर मैं थोड़ा सा लंबा हॉराइजन देखता हूँ 2 साल आगे का, तो मुझे लगता है कि काफी एक चीप वैल्यूएशन पे एक डिसेंट कंपनी मिल रही है। आर रिटर्न रेशियो मोर देन 25% है। एक काफी एक अच्छी स्टोरी है, कंजम्पशन स्टोरी मिल रही है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से डेफिनेटली पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए और लिस्टिंग गेन भी हमें इसमें देखने मिलेगा। लिस्टिंग गेन देखने में अच्छा। मतलब एक चीज़ बताइए सनी भाई कि ये क्या मतलब वाकई, मैंने इनसे पूछा कितना इंडस्ट्री कैसे ग्रो कर, बोलो 8.5-9% से पेन की इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। आज के ज़माने में पेन की इंडस्ट्री इस तरह से ग्रो कर सकती है क्या? मतलब सारे लोग कंप्यूटर पे, टैब पे, मोबाइल पे लिख रहे, कोई पेन छूता नहीं है, फिर भी पेन इतने बिक रहे हैं। ये क्या खेल? आपने ज़्यादा डीप स्टडी की होगी, बताइए क्या है ये? या डेफिनेटली रिसेंटली हमारी लिंक के मैनेजमेंट से भी बात हुई थी। तो एक कोविड के बाद कहीं ना कहीं इसमें एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट हुआ है, 2 तरह से शिफ्ट हुआ है। एक है कि अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज प्लेयर के और जो एक मार्केट है उसमें एक शिफ्ट देखा गया है। एट द सेम टाइम इन टर्म्स ऑफ प्राइस पॉइंट अगर आप देखेंगे कि कोविड के पहले जो मेजोरिटी प्रोडक्ट इनके जो सेल होती थी वो 5 रुपए के प्राइस पॉइंट पे होती थी। और कहीं ना कहीं कोविड के बाद कंज्यूमर ने अपने आप को अपग्रेड किया है और जो 10 रुपए और उसके ऊपर के जो प्राइस पॉइंट है उसमें कहीं ना कहीं एक अच्छा ट्रैक्शन देखने मिला है। तो ये हो गया डिमांड साइड की बात। ऑन द अदर हैंड क्योंकि सिंस अब इनका जो ओवरऑल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में जो मिक्स है प्रीमियम प्रोडक्ट का बढ़ रहा है, उसके चलते हुए कंपनी के जो मार्जिन है उसमें एक्सपेंशन देखने मिल रहा है। एट द सेम टाइम रॉ मटेरियल की जो दाम है वो कंपनी के लिए फेवरेबल है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए काया पलट हुआ है बेसिकली कोविड के बाद, ड्यू टू शिफ्ट इन द डिमांड। अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की और डिमांड शिफ्ट हुआ है। एट द सेम टाइम इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, जो लो प्राइस पॉइंट प्रोडक्ट्स आप 5 रुपए का, वहां से जो वॉल्यूम है अब शिफ्ट होकर के ऊपर के प्राइस पॉइंट में आए हैं, जो कि रिलेटिवली बेटर मार्जिन प्रोडक्ट होते हैं कंपनी के लिए। ये पानी की बोतल भी बनाने वाले हैं, जो स्टील की बोतल यूज़ करते हैं आजकल लोग ऑफिसेज में, घर में, बच्चे। 4,000 करोड़ का मार्केट है पूरा, उसमें इन्होंने एंटर किया है और उसको बना के बेचेंगे। फिर धीरे धीरे थोड़ा और डाइवर्सिफाई करेंगे और जॉब वर्क भी करते हैं, किसी दूसरे के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं ये। तो वो भी एक एक्सपेंशन का इसका ज़रिया है। गौरांग सर आजकल कौन सा पेन यूज़ कर रहे हैं आप? इनका वाला कोई करते हैं क्या? क्षमा कीजिएगा, इस्तेमाल भी करता हूं और रखता भी हूं, और उसमें से एक पियर कार्डन भी है। और 5 रुपए से लेकर के 3,000 रुपए तक की पेन बनाते हैं। हाँ। मैंने आज हमारे ही चैनल पर सुना। हाँ। इंक जो जाती है पेन बनाने में, वो पहले इंपोर्ट करते थे, ज्यादातर जापान से निर्भरता थी। आज के तारीख में महामारी के पश्चात जब सब पाबंदियां लगी, उसके बाद इन्होंने डोमेस्टिकली 80% डोमेस्टिकली आउटसोर्स करते हैं इंक, और 20% जो है वो जापान और अन्य देशों से आता है। उत्पादन क्षमता
चौतरफा फैली हुई है। जो पेन्स बनाते हैं उसकी संख्या रिकॉर्ड स्तर पर है और भले ही आज के युग में लोग मोबाइल्स, लैपटॉप्स वगैरह का इस्तेमाल करते हो, लेकिन मेरी आज भी आदत है कि मेरे घर पर और ऑफिस में एक डायरी रहती है और एक पेन रहती है। शायद वो इसी कंपनी की हो, फ्लेयर की, मैंने देखा नहीं है। लेकिन आप देखिए कि कितना बड़ा इनका ऑडियंस है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई ज़्यादा दिक्कत आएगी इस कंपनी को। हालाँकि कवरेज नहीं है नीरज भाई, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा, लेकिन अपॉर्च्युनिटी डेफिनिटली है यहाँ। नहीं नहीं, इंडस्ट्री समझाने के लिए सर थैंक यू। बहुत ये एक्चुअली बहुत दिलचस्प चीज़ है। कई चीज़ें आप जब पढ़ते हैं तब आपको समझ में आती है। आप मन में हमेशा रहता है कि यार पेन आजकल कौन लेता है, या दुकान में जाके आप ये थोड़ी कहते हैं मुझे फ्लेयर वाला पेन चाहिए। अब जो उसने दिखा दिया सामने 10 रुपये का मिलता है, आपने ले लिया। और आजकल सारे पेन बहुत अच्छे चलते हैं, तो आप ज़्यादा इस चक्कर में नहीं पड़ते कि फ्लेयर का चाहिए कि सेलो का चाहिए कि यूनो मैक्स का चाहिए। लेकिन इनका पुश है, इतना ज़्यादा नेटवर्क है डीलर के थ्रू और सब जगह, तो ये बेच पा रहे हैं। इतनी बड़ी बुक बनाई तो नो डाउट इसमें कुछ है। एक सवाल संजय जी आपसे बहुत दिलचस्प है, सारे लोगों के लिए मैं अपना ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ आपको। हमें ऐसा लगता था, मतलब निजी तौर पे मुझे, जो मैं गलत साबित हुआ, कि आज के ज़माने में एटीएम कौन जाता है। आप मोबाइल से ट्रांसफ़र कर लेते हैं या लैपटॉप से कर लेते हैं, एटीएम में से कोई निकालता नहीं। गौरव सर जाते हैं एटीएम, बताइए। मैं जाता हूँ, क्योंकि मैं वो सब आजकल आप लोग यूज करते हैं ना, पेटीएम या गूगल पे, तो मेरे मोबाइल पे तो व्हाट्सएप भी नहीं है नीरज भाई, तो मैं तो बहुत ही नासमझ। आप ही जैसे लोगों के लिए सीएमएस इन्फो सिस्टम नाम की कंपनी ने ना धुआंधार तूफान मचाया है। इस कंपनी का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये यही काम करते हैं। कैश लॉजिस्टिक्स की कंपनी है, एटीएम में पैसे भरते हैं बैंकों के लिए, और इस कंपनी ने लिस्टिंग के बाद से कमाल के रिटर्न दिए हैं। मैं गलत पढ़ा, मुझे लगा यार ये कंपनी क्यों चलनी चाहिए, आजकल कोई एटीएम नहीं जाता, लेकिन गौरांग सर जाते हैं। शर्मिला जी आप भी जाती हैं क्या एटीएम? बिल्कुल बिल्कुल, मे बी नॉट एज मच एज गौरंग गोज, लेकिन जरूरत तो पड़ती है जाने की। हाँ। और पेन्स की भी जो इस तरह की बात है ना, आप जब सब लोग बात कर रहे थे तो एक ख्याल दिमाग में आया कि दुनिया में वो कहते हैं ना, देयर इज अ बॉटमलेस पिट, जहाँ में सब पेन्स जाते हैं, बॉब पिन्स जाते हैं, सेफ्टी पिन्स जाते हैं, कोम्स जाते हैं। यानी समझ में ही नहीं आता कि अभी आपके हाथ में पेन था और अभी गायब हो गया और आप एक नया ले लेते हो। तो आई थिंक इस चीज का ना कभी डिमांड खत्म नहीं होगा। यस, आई थिंक थोड़ा यूसेज कम है क्योंकि आजकल लोग काफी काम अपने कंप्यूटर्स वगैरह पर ईमेल वगैरह भेजकर कर देते हैं, वो चिट्ठियां वगैरह नहीं लिखते एक दूसरे को। लेकिन बाकी देयर आर डिफरेंट यूजेस। और आपके पास, जैसे मेरे पास, आई हैव एटलीस्ट 3 और 4 पेन, हर एक बैग में एक एक पेन रहेगा। तो भले वो इतना इस्तेमाल नहीं होता होगा, बट पेन सबके पास है। ये बात सही है। मैं एक पेन मैं भी अपने जेब में रखूं, भले कुछ ना हो, लेकिन मैं रखे रहता हूं। और कुछ कुछ ऐसे ही लिखता रहता हूं, डिजाइन ही बना दूंगा कागज में, लेकिन पेन एक जरूर होता है। आपको सिक्योरिटी नहीं फील होती जब तक आपके पास आपका एक पेन नहीं हो और मोबाइल फोन नहीं हो। आपको लगता है कि आपके पास आपका हथियार नहीं है। एग्जैक्टली। ये पेन मेरे पास अभी भी है, मुझे कुछ नहीं लिखना, लेकिन ये पेन मेरे हाथ में जरूर रहेगा। तो ये बात सच है। और जैसे जैसे लिटरेसी बढ़ रही है, गाँव में और ज़्यादा लोग, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो पेन का कंजम्पशन है। एक्चुअली ये मिथ है कि पेन नहीं बिक रहे हैं, कंप्यूटर आने के बाद बहुत बिक रहे हैं और बहुत तेज़ी से और बढ़ भी रहे हैं। तो ये है फ्लेयर की कहानी, और इसमें भी आप चाहें तो लंबे समय के लिए और निवेश के रास्ते अपना सकते हैं। इन्होंने एक पेन बनाया, मैंने आज इनसे पूछा कि एक पेन से मैं कितनी दूर तक लिख सकता हूँ। उन्होंने बोला 12.5 किलोमीटर तक लिखते चले जाओ, यहाँ से माहिम तक पार कर जाओगे आप। तो इस तरीके के लॉन्ग राइडिंग वाले पेन भी हैं। अच्छा, अगला स्टॉक है गंधार ऑयल रिफाइनरी। ये वाइट ऑयल बनाते हैं इंडस्ट्रियल के लिए। आशा जी क्यों पसंद है आपको ये, और सब्सक्राइब करना चाहिए क्या ये? जी बिल्कुल, वाइट ऑयल बनाते हैं, और देखा जाए तो पर्सनल केयर, हेल्थ केयर और परफॉर्मेंस जो ऑयल्स होते हैं, वहां पे ये इनका मेजर रेवेन्यू उस सेगमेंट से आता है, 55-56%। अब ये क्या सेगमेंट है? बेसिकली ये सेगमेंट टारगेट होता है आपके टेक्सटाइल्स में, फ्रेग्रेंसेस में, केमिकल्स में, तो वहां पे ये काम आते हैं। तो बिल्कुल अच्छा लगता है। देखिए, ये जो एक मार्केट है, ये जिसे हम कहते हैं, जहाँ पे ओलिगोपॉली रहती है, बहुत लिमिटेड इसमें
प्लेयर्स रहते हैं और मतलब लगभग जो 10 प्लेयर्स हैं, मैं वर्ल्ड वाइड बात कर रही हूँ, वो 40 से 45% मार्केट शेयर लेके रखते हैं। तो अगर इस कंपनी की बात करें तो रेवेन्यू टर्म्स में इंडिया में ये सबसे बड़ा काम इनका है, व्हाइट ऑयल की अगर मैं बात करूं तो अच्छा है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया लगती है, स्पेशली अगर ग्रॉस मार्जिन और मार्जिन के फ्रंट पे बात करें तो आउटपेस किया है अपने पेयर्स को, जिसमें मैंने सविता ऑयल को भी देखा, पनामा पेट्रो, अपार इंडस्ट्रीज, तो उनसे आउटपेस किया हुआ है। वर्किंग कैपिटल, जो नंबर ऑफ वर्किंग कैपिटल, क्योंकि ये वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, तो वहां पे भी नंबर ऑफ वर्किंग कैपिटल डेज इनके कम है, बड़ा काम है। CAGR ग्रोथ बहुत सॉलिड है। और अगेन मूल्यांकन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि ये कमोडिटी बिजनेस है, तो कमोडिटी बिजनेसेस हमेशा थोड़े लोअर मल्टीपल्स पे आते हैं और इसीलिए इसका मल्टीपल भी 8 का पीई मल्टीपल है, मात्र 8 का सिंगल डिजिट में पीई मल्टीपल में ये अपने आईपीओ को लेके आ रहे हैं। तो मूल्यांकन के हिसाब से भी इन्होंने छोड़ा है टेबल पे काफी कुछ, और इसीलिए पसंद आता है। सब्सक्राइब की रेटिंग है। अगेन जिनको लिस्टिंग गेन के लिए लगाना है वो भी लगाएं और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी लगाएं। ओके, लिस्टिंग और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए है और गंधारा ऑयल वाकई अपने सेगमेंट का चीपेस्ट वैल्यूएशन लेके आए हैं, ये कमाल है ये। सनी भाई, आपकी क्या राय है इस पे? या डेफिनेटली हमारी राय भी लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म के लिहाज से रहेगी। सब्सक्राइब की रेटिंग रहेगी, काफी चीप वैल्यूएशन पे आ रही है, तकरीबन 8-9 के पी मल्टीपल पे है। अगर हम रिटर्न रेशियोज की बात करते हैं तो मोर देन 20% रिटर्न रेशियो है, मार्केट लीडर है ग्लोबली भी और डोमेस्टिक मार्केट में। और इनके जो एंड यूजर कंज्यूमर कंज्यूमिंग इंडस्ट्री है, वेदर इट इज द ट्रांसफॉर्मर, वेदर इट इज पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, सभी इंडस्ट्री में एक काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी इंडिया में पैन आउट होगी अगले डिकेड में। तो मुझे नहीं लगता है कि कंपनी के बिजनेस के लिहाज से कोई कंपनी को दिक्कत होगी। सिर्फ एक चीज जो कंपनी को इम्पैक्ट कर सकती है, जिसपे हाँ सबका ध्यान हमारा केंद्रित करना चाहिए, वो है कि इसका जो मेन रॉ मटेरियल है बेस ऑयल है, जो कि क्रूड ऑयल का डेरिवेटिव्स होता है। और ये जो बेस ऑयल है कंपनी मेजोरिटी साउथ कोरिया से इंपोर्ट करती है। तो अगर क्रूड ऑयल में कहीं ना कहीं स्पर्ट आता है मे बी मोर देन $100 के आसपास, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फिर इनके शायद टेम्परेली मार्जिन प्रेशर में आ सकते हैं। तो यही एक फैक्टर है जो इन्वेस्टर को अपने ध्यान में रखना चाहिए। अदरवाइज इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, ऑल अदर जितने भी फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग मेट्रिक है उसमें कंपनी काफी अच्छी है और काफी चीप वैल्यूएशन पे आईपीओ ला रही है। ओके, तो ये भी अच्छा है, वैल्यूएशन लिहाज से बहुत सस्ता है। और बिजनेस में तो ये होता रहता है, पार्ट एंड पार्सल है, क्रूड ऊपर नीचे होगा तो मार्जिन तो जाएगी ही थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं, लेकिन वो शॉर्ट टर्म होती है, ऐसा नहीं होता कि परमानेंट जाए। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल गौरांग जी आपके लिए है सर, जब भी दिवाली, धनतेरस या क्रिसमस आता है तो बड़े सुपरस्टार्स की जो फिल्में होती ना, अमिताभ बच्चन, सलमान खान और आमिर खान, शाहरुख खान, ये लोग क्या था अंडर डील कर लेते हैं कि भाई मैं क्रिसमस में करूंगा, आप दिवाली में करना, आप ईद में रिलीज़ करना, एक साथ रिलीज़ नहीं करने का। ये जो पांचों लोगों ने एक साथ रिलीज़ किया, ऐसा हो सकता था क्या कि भाई थोड़ा थोड़ा गैप में करूं? एक साथ आगे मतलब चॉइसेस इतनी ज़्यादा आपने एक साथ दे दी कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं क्या करूं? नहीं, ये दुविधा मेरे ख्याल से हमेशा रहेगी शेयर बाजार को लेकर के, हालांकि इतने नजदीक से जुड़ा हुआ नहीं है ये मामला। लेकिन ये एक ऐसा भी टेस्ट है, आपकी परीक्षा इस तरीके के लेता है कि आप क्या समझ पाए हैं, आपने क्या अभ्यास किया और फिर आपने क्या निर्णय किया। सभी चीजों में हाथ डालना एक ही समय पर, ये भी मेरे ख्याल से समझदारी वाली बात नहीं है। अगर आपके पास सीमित पूंजी है और अगर आपको किसी अच्छे आईपीओ में लगाना है, जब इतनी भरमार बाजार में है, तो आप थोड़ा बहुत अभ्यास करके, समय दे करके तय करें कि आपको कहां पर करना है। और अगर आप मुझे ये पूरी जो भीड़ लगी हुई है 5 कंपनियों की, अगर इन पांचों में से, हालांकि कवरेज 2 पर ही है, बाकी 3 पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, तो IRDA में से और टाटा टेक्नोलॉजीज में से जाहिर है पलड़ा टाटा टेक्नोलॉजीज की तरफ जाएगा। इस शो का सर मकसद ही यही था कि पैसे कम है, आईपीओ 5 है, तो क्या किया जाए? शर्मिला जी, क्या किया जाए? भाई पैसे तो 15,000 ही हैं, किस में लगाऊं? Then I think Tata Tech without doubt. ये तो मतलब ना, ये सुपरस्टार आ गया था वो उसके पीछे, मतलब बिल्कुल 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 वही बात है। हाँ। और यार आई थिंक कि ये जो जिस तरह से आस्था ने समझाया वो बात बिल्कुल सही है कि शायद IRDA को लोग प्रेफरेंस देंगे क्योंकि वो दिखने में सस्ता दिखता है, बिकॉज उनका आस्किंग प्राइस इज लेस। और बाकी जो 2 कंपनीज जो विच आई हैव नॉट रियली कमेंटेड टू मच ऑन फ्लेयर और गंधार, वो ठीक है अपनी जगह पे।
गांधार ने मुझे लगता है कि फेस वैल्यू 2 ही रखी है उन्होंने, देन आगे चलकर इसमें थोड़ी पॉसिबिलिटीज कम होती है आगे चलकर, और बिजनेस भी अच्छा है, बट आई प्रेफर टाटा टेक। तो वही है जो आपने कहा कि आपके पास पैसे लिमिटेड है, फ्राइडे की ओपनिंग अगर शो पे आपको जाना है तो यू हैव टू चूज द सुपरस्टार शो टू गो फॉर, तो वो मेरे लिए टाटा टेक ही रहेगा। बिल्कुल, ये कंसेंसस है इस पे मार्केट में, इसलिए नहीं कि कोई दूसरा वाला कमज़ोर, सारे इसलिए के वैल्यूएशन के लिहाज से सारे कंफर्टेबल हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक साथ 5 आए और सब आपको अच्छे दिख रहे हैं उसमें, तो आप इसमें लगा सकते हैं। लेकिन टाटा ग्रुप से आया तो चूँकि बहुत प्रतिष्ठित कंपनी है, बहुत अच्छा बिजनेस है, तो वो अगर आपके पास सिर्फ एक में लगाना है तो राय ये बन रही है कि आप टाटा टेक में जाएँ। तो ये थी हमारी आज की चर्चा। और आपको याद दिला दूँ कि अगर आप IPO के बहुत शौकीन नहीं हैं तो आपके लिए मल्टीबैगर चुनने का मौका है। कैसे चुनें ये हम आपको सिखाएंगे इस शुक्रवार को शाम 7:57 पर कि कैसे मल्टीबैगर स्टॉक चुना जाता है। जो लोग ये कहते हैं कि नहीं चुना जा सकता, वो तो हाइंडसाइड में बाद में पता लगता है। मैं इस थ्योरी से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जब भी कोई स्टॉक आप खरीदते हैं तो मल्टीबैगर के इरादे से ही खरीदते हैं, भले ही आप उसको 20% गेन पर बेच देते हैं। तो ये हम आपको सिखाएंगे शुक्रवार 7:57 पर। आज के लिए फिलहाल इतना ही। सारे मेहमानों को बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। देखते रहिए CNBC आवाज़।